Good morning, students. I am SP Singh and I'll teach you English for Bihar State Examination. All of you are aware of the fact that the examination took place months ago and the pattern of the question which was asked in the examination was so different and away from the reach of the students. I mean, most of the questions that most of the students were unable to cope with the situation. That is why now I would like to focus the areas from where you will be asked the questions. First of all, if you go through the questions of last examination, state last examination, and the state examination of 2011, and we have tried our level best to join the pattern, the standard, and the technique of all the questions which were asked in 2011 and last year, and including the course of study of these two examinations, I would like to focus on various things. As you know, questions are asked from English grammar, and you are asked nearly 30 to 35 questions out of 100 questions from English grammar. Second, two or three questions from synonym, two or three questions from antonym, two questions from one word substitutions, two or three questions from idioms and phrases, two or three questions from sentence arrangement, and in last examination, only 3-4 questions were asked from class 9 and 10, because I will teach you for class 9 and 10 teachers eligibility test, and rest of the questions were asked from either intermediate or graduation, I mean from English literature, which you have studied during your graduation days. तो इन सारी बातों पर ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि आपको लगभग 500 प्रश्नों का एक पैकेज रहेगा हम लोगों को, जिन प्रश्नों को आपके पास पहुंचाकर और उनके जो उत्तर होंगे, आंसर होंगे, उसकी हम विवेचना करेंगे और क्यों ये आंसर होंगे, ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को आप परीक्षा में सही ढंग से हल कर सकें। इसके लिए जो समय सीमा है वो आपको 20 दिन का लगभग क्लासेज होगा, और मैं आपको उन क्लासेज में ये प्रयास करूंगा कि आपका जो ग्रामर से 30-35 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप लगभग 90% से ज्यादा स्कोरिंग कर सकें। जो लिटरेचर से पूछा जाएगा उसमें आप 60% से ज्यादा स्कोरिंग कर सकें, और जो वो क्या कहते हैं synonym, antonym, one word substitution, idioms and phrases या सेंटेंस अरेंजमेंट है, उससे जो प्रश्न पूछे जाए उसमें आप 100% स्कोरिंग कर सकें, और कुल मिलाकर आपका स्कोरिंग का रेट जो है, एवरेज जो है, वह 65% से ज्यादा हो और 70% नियर अबाउट हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है हम अपने विषय के बारे में आप तक जानने की आप तक अपने विषय के बारे में आपको ये सारी जानकारियां जो है देने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं अब जो है सबसे पहले उसको तीन श्रेणियों में बांट रहा हूं। एक है व्याकरण यानी ग्रामर, दूसरा है आपको लिटरेचर, और तीसरा है वोकैबुलरी। और इससे किस किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं और उसको कैसे करके पढ़ेंगे, ये इन बातों की जानकारी आपको मैं दूंगा। और एक चीज बतलाते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर,
अपने स्क्रीन पर कि जो बैच शुरू होगा वो 18 अगस्त से होगा, और उसका समय जो है वो आपको 12 बजे दिन में है, 12 बजे से 1 बजे तक होगा। सप्ताह में सभी दिन क्लासेज होंगे, यानी मंडे टू संडे है, यानी ऑल 7 डेज। ठीक है, और पर डे 1 घंटे का क्लास रहेगा। और आप जो है जहां पर नहीं समझेंगे, आप वहाँ अपना कमेंट के माध्यम से जो आपका स्पेस है डाल सकते हैं, और तत्काल आपके कमेंट्स के जो आएंगे उसमें जो आपकी असुविधाएं होगी, आपको जो कठिनाइयां हो रही है, उन कठिनाइयों को दूर तत्काल करने का मैं प्रयास करूंगा। और आप अपने से क्या करें, तो 9th 10th की जो अंग्रेजी की किताब है उसको भी थोड़ा देखते रहिए। उसके बाद जो है आपके पास एक किताब होगी, अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आई फॉर इवान का लीजिएगा, इतनी मोटी किताब है। और वो आपको आसानी से लगभग सभी जगहों पर उपलब्ध भी है, तो वो वाली किताब ले लीजिएगा। और तीसरी किताब जो है यहाँ से भी, यानी प्लेटफॉर्म और रुक्मिणी पब्लिकेशन जो है वहां से भी निकली हुई है, तो उसमें आपको पेडागोजी की भी किताब निकली हुई है, तो उसका भी अध्ययन करते रहेंगे तो आपकी तैयारी इतनी संपुष्ट हो जाएगी, इतनी कंपोजिट होगी कि आप लगभग जो है 70% स्कोरिंग करने के लायक बन जाएंगे। और वैसा दक्ष बनाने का हमारा प्रयास भी रहेगा। तो अब हम आते हैं कि इसमें तीनों सेक्शन से, ग्रामर से, वोकेबलरी से और लिटरेचर से किस तरह के प्रश्न होंगे वो आपको मैं बतलाता हूं। और अब मैं उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बतलाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो पहला देखिए, आपको जैसा कि मैं लिखता हूं, ग्रामर। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बतलाया कि ग्रामर से आपको 30 से 35 प्रश्न हो सकते हैं। आप जो इससे पहले करीब 5 6 महीना पहले, 8 7 महीना पहले परीक्षा हुई है, तो उसमें आप देखे होंगे कि ग्रामर से 30 या 35 प्रश्न हैं। और किस तरह के प्रश्न रहते हैं, एक सेंटेंस आपको दिया गया होता है, सेंटेंस में खाली जगह होती है, उस खाली जगह में 4 विकल्प नीचे जो दिए गए हैं उसमें से कोई एक विकल्प उस खाली जगह में उपयुक्त होगा, जो कि आपका आंसर होता है। और ग्रामर से जो खाली जगह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके जो मुख्य चैप्टर्स हैं उस पर आपको फोकस कर दूं। वो चैप्टर्स हो सकते हैं आपको, जैसे आपको आर्टिकल हो गया, दूसरा चैप्टर आपको प्रेपोजिशन हो गया, तीसरा चैप्टर आपको कंजंक्शन हो गया, चौथा चैप्टर आपको एडजेक्टिव हो गया, पांचवा चैप्टर आपको नाउन हो गया, छठा चैप्टर आपको टेंस हो गया, सातवां चैप्टर जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, और सातवां या अगला चैप्टर जो है आपको वर्ब हो गया, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस सब से आपके प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो ग्रामर से मैं दो एग्जाम्पल्स देता हूं। एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए। सुमित इज डैश of the two students of our class। फिर से देखिए, मैंने लिखा है सुमित इज डैश ऑफ द टू स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। यहाँ खाली जगह है डॉट 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 में। ऑप्शन में हम लिखते हैं द बेस्ट, बी में लिखते हैं बेस्ट, सी में लिखते हैं
बेटर, और डी में लिखते हैं द बेटर। Sumit is dash of the two students of our class. Option A, the best. Option B, best. Option C, better. And option D, the better. तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वह, इसमें दो चैप्टर्स हैं। एक है आपको एडजेक्टिव और दूसरा है आर्टिकल। एक जो है एडजेक्टिव है और दूसरा क्या है, आर्टिकल। तो आप देखिए होता क्या है कि यहाँ पर नाउन की संख्या कितनी है, दो है। टू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो नाउन की संख्या कितनी है, दो। तो नियम है कि अगर नाउन एडजेक्टिव में आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो मैं बतला देता हूं। नाउन की संख्या अगर आपको क्या कहते हैं दो होती है, नाउन की संख्या दो होती है, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। यहाँ बेस्ट बेस्ट सुपरलेटिव है, बेटर बेटर क्या है, कंपैरेटिव है। तो नियम है कि अगर नाउन की संख्या दो हो तो उससे सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, उससे और सिलेक्शन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। नाउन की संख्या दो होती है तो सिलेक्शन में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। यानी ये आपको सुपरलेटिव डिग्री है तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ अब है कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये होगा आंसर या ये होगा। इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, अब ये तो एडजेक्टिव से बतला दिए कि अगर नाउन की संख्या दो हो तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सिलेक्शन में नहीं होता है बल्कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और आर्टिकल में एक नियम है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सिलेक्शन में किया गया हो। यहाँ सिलेक्शन कैसे समझे, यहाँ लिखा हुआ है कि सुमित जो है हमारे कक्षा के दो छात्रों में डैश है, तो इसी दो में से एक सुमित है। यानी सुमित को हम इस दो लड़कों में, स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्शन हो गया। इसमें से उस दो छात्रों में से सुमित को निकाल लिए, यानी सेलेक्ट कर लिए, और वो उसके लिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग अगर सिलेक्शन में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये आर्टिकल का नियम है। यानी आपका आंसर हो गया आपको डी, द बेटर। और अब देखिए डी आंसर हुआ, क्या क्या हुआ, द बेटर। अब पूरा सेंटेंस को पढ़ देते हैं। सुमित सुमित इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। इसका अर्थ हुआ हमारे कक्षा के दो छात्रों में सुमित जो है वह ज्यादा अच्छा है, ये आंसर हुआ। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक और ग्रामर से हम आपको रखते हैं, दूसरा प्रश्न रखते हैं। ये भी चूंकि ग्रामर का जितना भी प्रश्न होगा वो सेंटेंस को में खाली जगह होगी और उसको भरने से संबंधित प्रश्न होगा। तो जैसे देखिए हम लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ अस आर एग्री डैश योर suggestion. Most of us are agree dash your suggestion. Most of us are agree dash your suggestion. तो अब देखिए यहां पर आपको ए में हम लिखते हैं विथ, बी में लिखते हैं टू, सी में लिखते हैं एट, डी में लिखते हैं ऑन। मोस्ट ऑफ अस आर एग्री डैश योर सजेशन विथ, टू, एट और ऑन। अब आइए ये प्रेपोजिशन से ये प्रश्न है, यानी विकल्प में जो चार प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं उन प्रेपोजिशंस में से कौन सा प्रेपोजिशन
इस ब्लैंक स्पेस में आएगा। तो आप जैसा कि पढ़े होंगे कि एग्री के साथ, अब देखिए, एग्री मतलब होता है सहमत या सहमत होना। तो एग्री के साथ विथ भी होता है, एग्री के साथ टू भी होता है, एग्री के साथ ऑन भी होता है, और एग्री के साथ एट भी होता है। एग्री के साथ विद, एग्री के साथ टू, एग्री के साथ ऑन और एग्री के साथ एट का, यानी चारों प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर क्या होगा। तो देखिए, एग्री विथ क्या होता है, पर्सन होता है या ओपिनियन होता है या रिक्वेस्ट होता है, etc। एग्री विथ पर्सन, ओपिनियन या रिक्वेस्ट। जैसे आई एम एग्री विथ मोहन, तो मोहन क्या हो गया, पर्सन। आई एम एग्री विथ यू, यू क्या हो गया, पर्सन। तो अगर एग्री के बाद पर्सन आता हो तो विथ लगाते हैं, फिर अगर ओपिनियन आता हो तब भी विथ लगाते हैं, अगर रिक्वेस्ट आता है तब भी विथ लगाते हैं। अब आइए एग्री टू। एग्री के साथ टू का प्रयोग तब होता है जब आगे क्या हो, प्रपोजल या सजेशन। अगर एग्री के बाद, अगर एग्री के बाद आपको प्रपोजल का प्रयोग किया गया हो या सजेशन का प्रयोग किया गया हो, तो एग्री के साथ किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। अब आइए, एग्री के साथ ऑन तब होता है जब आगे कंडीशन आता है, यानी कंडीशन शब्द का प्रयोग हो तो एग्री ऑन होता है, और एग्री एट तब होता है जब आगे पॉइंट आता है। यानी एग्री के साथ ये चारों प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है, लेकिन अंतर ये है, एग्री विथ का प्रयोग तब करेंगे जब आगे पर्सन या आपको ओपिनियन या रिक्वेस्ट आएगा। एग्री टू, एग्री के बाद टू तब लगाएंगे जब आगे प्रपोजल शब्द आएगा या सजेशन शब्द आएगा। एग्री के साथ ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब आगे कंडीशन शब्द आएगा। पॉइंट का प्रयोग, सॉरी, एट का प्रयोग तब करेंगे जब आगे पॉइंट आएगा। यानी जैसा कि मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। और अब इसका अर्थ हो गया कि हम लोगों में से अधिकांश तुम्हारे सुझाव से सहमत हैं। कलर कहाँ गया। अब आइए, आपको कुछ प्रश्न जो है वो आपको, जैसा कि हम आगे लिखते हैं, ये तो ग्रामर था, इसी तरह के 30-35 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। दूसरा देखिए, लिटरेचर। और ये लिटरेचर से जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको जो 9th है या 10th है या ग्रेजुएशन में आपने जो लिटरेचर पढ़ा है, यानी 9th-10th में जो अभी किताबें अंग्रेजी की चल रही है वो, और ग्रेजुएशन में आपने जो ऑनर्स में पढ़ा है, वो देखते उधर भी है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उससे प्रश्न होंगे। और ये आपको लगभग इससे जो है, लगभग रखिए कि 30 से 35 क्वेश्चन या मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस तक इससे पूछे जा सकते हैं। यहां भी किस तरह का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन रहता है कि इस स्टोरी को या इस पोयम को या इस ड्रामा को या इस नॉवेल को किसने लिखा है। दूसरा तरह का रहता है कि इस नाटक का या इस नॉवेल का विलेन कौन है, या आपको हीरो कौन है। या इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि इसका, इसमें इस पात्र की क्या भूमिका है या इस कैरेक्टर की क्या भूमिका है, इसने क्या किया है।
या आपको पोयम की पंक्ति दी हुई है, ये पंक्ति किस किस पोएट की है, और चार ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। यानी इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको क्या कहते हैं, लिटरेचर से पूछे जाते हैं। एक आध एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे देखिए, ऑन हिज blindness is the creation of, ए में लिखिए वर्ड्सवर्थ, बी में लिखिए किट्स, सी में लिखिए मिल्टन, डी में येट्स। ऑन हिज ब्लाइंडनेस is the creation of Wordsworth, B. Keats, C. Milton and D. Yeats। तो यह एक कविता है जो कि अभी आपको 9th-10th की क्लास में भी है, और आपने इसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। तो इसमें है क्या कि ये कविता जो है जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वह किनकी रचना है? जॉन मिल्टन की रचना है। और हुआ क्या कि जब जॉन मिल्टन 50 वर्ष के लगभग हो गए तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो बेकार हो गए। न वो कविता कर पाते थे, न महाकाव्य लिख पाते थे, न साहित्यिक कोई काम कर पाते थे, क्योंकि आंखों की रोशनी जा चुकी थी। और 2-3 वर्षों तक उन्होंने वैसे समय बिताया। तभी उनको पता चला कि ये अंधापन के कारण या ब्लाइंडनेस के कारण अगर हम कुछ साहित्यिक योगदान नहीं कर पा रहे हैं तो यह एक तरह का पाप है, अपराध है। और हमको अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। और सभी व्यक्ति को, दुनिया में जितने भी आदमी हैं, उनमें जो उनकी प्रतिभा है, जो ईश्वर से प्राप्त है, जन्मजात प्रतिभा है, उसको दबा करके और उसको गौण या उसको बिना इस्तेमाल किए हुए नहीं रखना चाहिए। ये ऐसा करना एक साहित्यिक अपराध है। और इसीलिए मिल्टन ने दृढ़ किया कि नहीं, हमें कुछ करना है। अंधा हो गया तो क्या हुआ, मैं लिख सकता हूँ, मैं कविता की रचना कर सकता हूँ। और ये उनमें एनकरेजमेंट मिला, इस तरह का डिटर्मिनेशन उनके पास आया। और और इसीलिए उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और अर्थ हो गया कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की रचना जो है जॉन मिल्टन ने की थी। ठीक है, यानी आंसर सी। एक और आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस? Who is the antagonist of the Merchant of Venice? इसके ए में लिखते हैं अंटोनियो, बी में लिखते हैं शाइलॉक, सी में लिखते हैं पोर्शिया, डी में लिखते हैं बसानियो।
तो अब देखिए प्रश्न है, हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस? ऑप्शन ए में है अंटोनियो, बी में है शैलोक, सी में है पोर्शिया और डी में है बसानियो। तो आपने एक नाटक पढ़ा होगा जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। या तो आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, या इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। ये नाटक है। और ये जो है क्या कहते हैं, यह इस नाटक में इस नाटक को शेक्सपियर ने लिखा है। और इसमें प्रश्न है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है खलनायक। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? खलनायक। और एक दूसरा शब्द है प्रोटैगोनिस्ट। तो प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? नायक यानी हीरो। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विलेन। इसका मतलब हुआ कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस का विलेन कौन है, यानी खलनायक कौन है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो आप देखते होंगे अंटोनियो जो है वह मर्चेंट ऑफ वेनिस का वो क्या है? नायक है, प्रोटैगोनिस्ट है, हीरो है। और उन्होंने ही शाइलोक से उधार लिया था, कर्ज लिया था। और शाइलोक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालना चाहता था, कर्ज सही समय पर नहीं चुकाने के कारण। और ये जो पोर्शिया है वो हीरोइन है। और क्या कहते हैं, मुख्य पात्र भी है। और बसानियो जो है अंटोनियो का मित्र है। ठीक है। यानी अंटोनियो जो है वह प्रोटैगोनिस्ट है। शायलोक बहुत खराब आदमी था। उनका जो चरित्र चित्रण शेक्सपियर ने किया है उसमें उसको खराब आदमी, विलन उनको दर्शाया है। और इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा शायलोक। यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो खलनायक था, प्रोटैगोन एंटागोनिस्ट कहिए या उसको विलन कहिए, वो आपको कौन था? तो शायलोक था। ठीक है। और अब हम तीसरा जो है वोकेबलरी सेक्टर पर चलते हैं। और अब हम वोकेबलरी सेक्शन की ओर बढ़े। तीसरा है आपको वोकेबलरी। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि वोकेबलरी में जो प्रश्न होंगे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस से होंगे, साइनोनिम से होंगे और एंटोनिम से होंगे। तो इसको तो आपको याद करना पड़ता है। ये कहीं पढ़ करके समझ करके इसको बनाना मुश्किल है। पहले से अगर आप एसएससी की तैयारी किए हों, बैंक की तैयारी किए हों, तो कुछ जानकारी आपको होगी। हाँ, कुछ जानकारी आपके पास होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए इसमें जो है कुछ मैं आपको मटेरियल भी दूंगा, या उससे डिस्कशन भी, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वन वर्ड है या ईडीएम्स है, लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से भी उसकी तैयारी अलग से भी करते रहिएगा। हम भी कुछ आपको देंगे और उसका वर्कआउट करेंगे। चारों विकल्प का कहाँ पर प्रयोग होगा ये भी बतलाएंगे। तो पहला हम वन वर्ड से एक प्रश्न लेते हैं। जैसे देखिए, द एक्ट ऑफ killing both father and mother. The act of killing both father and mother, ये वन वर्ड का प्रश्न है। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर माता पिता दोनों की हत्या कर दी जाती है किसी के द्वारा, तो उस कृत्य को, उस काम को क्या कहते हैं? उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? ठीक है। तो देखिए, ए में हम लिखते हैं पेरीसाइड, बी में लिखते हैं मैट्रीसाइड, सी में लिखते हैं
फ्रैक्टरीसाइड, डी में लिखते हैं फ्रैटरीसाइड, ठीक है। पेरिसाइड, मेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड और फ्रैटरीसाइड, ठीक है। एक चीज ऐसे यहां समझ लीजिए, साइड मतलब क्या होता है, CIDE, साइड मतलब हत्या होता है, ठीक है। CIDE, साइड मतलब क्या होता है, हत्या। जैसे कहीं भी अंत में CIDE लिखा हो तो इसका मतलब समझिएगा कि हत्या से संबंधित है। जैसे देखिए जर्मीसाइड, तो जर्म का मतलब जानते हैं, कीट को जर्म कहते हैं। या पेस्टिसाइड, तो देखिए पेस्ट मतलब ही कीट होता है, जर्म मतलब ही कीट होता है। आप सुने होंगे होमोसाइड, ठीक है। आप सुने होंगे, माने इससे कहीं भी जिस तरह की हत्या होती है तो वहां साइड अगर लगा हुआ है तो समझिएगा ये हत्या से संबंधित है। तो अब आइए एक एक विकल्प को हम लेते हैं। पेरिसाइड का मतलब होता है माता पिता की हत्या, माता पिता की हत्या। मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या, यानी मातृ हत्या, ठीक है। पैट्रिसाइड मतलब होता है पिता की हत्या, मतलब पितृ हत्या, ठीक है। पितृ संस्कृत शब्द है। अब आइए फ्रैटरिसाइड का अर्थ होता है भ्रातृ हत्या, यानी भाई की हत्या, ठीक है। फ्रैटरिसाइड का मतलब क्या होता है, भाई। जैसे साइड का मतलब पहले बतला दिया आपको कि साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। तो अब देखिए पेरिसाइड का मतलब होता है माता पिता की हत्या, मेट्रिसाइड का अर्थ होता है माँ की हत्या, पेट्रिसाइड का अर्थ होता है पिता की हत्या, और फ्रेटरिसाइड का क्या अर्थ होता है, भाई की हत्या। तो यहाँ प्रश्न है, वैसी घटना जहां पर पिता और माता दोनों की हत्या कर दी जाती है पुत्र के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरिसाइड, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसको तो याद करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ तरीका है, और लगभग आप इसमें 100 150 अगर पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से वो आपको टकराएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन हल होगा। दूसरा जो हम लेते हैं वो है आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेज से ले लेते हैं। अब आइए ईडियम्स एंड फ्रेजेज में क्या होता है कि आपको इसको कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी में क्या कहते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेज को मुहावरे और लोकोक्तियां। इसमें क्या होता है, तो मुहावरा, प्रश्न के स्थान पर आपको एक मुहावरा दिया गया होता है, अंग्रेजी का मुहावरा दिया गया होता है, और कहा गया होता है कि कौन विकल्प उस मुहावरा का अर्थ बतला रहा है। जो विकल्प उस मुहावरे का अर्थ बतलाएगा वही विकल्प आपका आंसर होगा। इससे एक उदाहरण देते हैं आपको हम। Call a spade a spade, ये थोड़ा सा मिटेगा कैसे, करेक्ट स्पेलिंग गलत हो गया। हम्म? पूरा मिट जाएगा, इसको डिलीट कीजिए ना।